भाषा में कहें तो एकाएकी का मतलब है कि कोई भी दो अलग इनपुट एक ही आउटपुट पर नहीं पहुंच सकते। एक इनपुट एक यूनिक आउटपुट, बिल्कुल। और आच्छादक का मतलब है कि आउटपुट की दुनिया में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिस तक पहुंचा ना जा सके। ठीक है, तो इस समझ के साथ चलिए पहली केस फाइल खोलते हैं। हमारा मुख्य संदिग्ध fx = 1x। यहाँ इसका इलाका है r से r तक। r का मतलब है शून्य को छोड़कर सभी वास्तविक संख्या हैं। स्रोत कहता है कि इस इलाके में ये फंक्शन एकाएकी और आच्छादक दोनों है, मतलब एक आदर्श नागरिक। और ये आदर्श नागरिक क्यों है, इसे समझना जरूरी है। एकाएकी होने का मतलब है कि अगर f1x1 = f1x2 है, तो क्या ये जरूरी है कि x1 और x2 बराबर हों? हाँ बिल्कुल, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपको सीधा x1 = x2 मिल जाएगा। सही। तो कोई भी दो अलग नंबरों का उल्टा यानी रेसिप्रोकल कभी भी सेम नहीं हो सकता। चेक मेट, ये एकाएकी है। बिल्कुल सीधा मामला है। लेकिन आच्छादक वाला मामला वो थोड़ा ज्यादा सोचने वाला है। इसका मतलब है कि R में कोई भी नंबर, चाहे वो 5 हो, -27.3 हो या पाई हो, उसे हम आउटपुट के तौर पे पा सकते हैं। तो अगर मुझे आउटपुट में y चाहिए तो मैं इनपुट क्या डालूं? मुझे बस x = y डालना होगा। यह हमेशा काम करेगा, है ना? लगभग हमेशा। ये यहाँ पर इसलिए इतनी आसानी से काम कर रहा है क्योंकि इस केस को बड़ी चालाकी से सेट किया गया है। अच्छा। ध्यान दीजिए कि डोमेन और स्व डोमेन दोनों R हैं, यानी शून्य को खेल से बाहर रखा गया है। ओह हाँ। अगर सह डोमेन में शून्य होता, यानी अगर कोई कहता कि मुझे आउटपुट में शून्य चाहिए, तो हम फल जाते। 1x = 0 का कोई हल नहीं है। सही बात है। लेकिन क्योंकि शून्य को पहले ही बाहर कर दिया गया है, ये फंक्शन पूरी तरह से आच्छादक बन जाता है। हर कुर्सी पर कोई ना कोई बैठ सकता है। वाह, तो नियम बनाने वाले ने पहले ही एक लूप होल बंद कर दिया है। अब यहीं से केस दिलचस्प होता है। जी। स्रोत हमें एक दूसरी स्थिति देता है। फंक्शन वही है, f(x) = 1x, लेकिन अब उसका इलाका बदल दिया गया है। डोमेन यानी इनपुट की दुनिया अब R नहीं बल्कि N है, यानी प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3 और ऐसे ही। और सह डोमेन अभी भी R है। हाँ, सह डोमेन वही है। तो अब ये FN to R है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये ऐसा है जैसे आपने एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को सिर्फ घरेलू उड़ानों के लिए खोल दिया हो। बहुत से लोग अब आ ही नहीं सकते। हाँ हाँ, सही उदाहरण है। पहले कोई भी रियल नंबर शून्य छोड़कर इनपुट हो सकता था। अब सिर्फ गिनती की संख्याएं ही इनपुट हो सकती हैं। तो इस बदलाव का इसके चरित्र पर क्या असर पड़ा? क्या ये अब भी एकाएकी है? मेरा अंदाजा है कि हाँ, क्योंकि कोई भी दो अलग प्राकृत संख्याओं का उल्टा तो हमेशा अलग ही होगा। जैसे 12 और 13। हाँ, वो कभी बराबर नहीं हो सकते। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। एकाएकी का गुण अभी भी बरकरार है। हर प्राकृत संख्या को अपनी एक यूनिक अलग कुर्सी मिल रही है, कोई झगड़ा नहीं। लेकिन अब असली सवाल आता है, क्या ये अब भी आच्छादक है? अब हमारे आउटपुट कैसे देखेंगे? f(1) होगा 1, f(2) होगा 1/2, f(3) होगा 1/3। ये सब तो ठीक है, पर अगर मुझे आउटपुट में 2 चाहिए तो? अब आप नहीं पा सकती। क्यों? 2 पाने के लिए आपको इनपुट में 12 डालना पड़ता, लेकिन 12 तो अब हमारे डोमेन N का हिस्सा ही नहीं है। वो अब अलाउड इनपुट नहीं है। अरे हाँ। तो सेट डोमेन R में जो 2 है, वो कुर्सी अब हमेशा खाली रहेगी। सिर्फ 2 ही क्यों, -5, 3.7 पाई अनगिनत कुर्सियां अब खाली पड़ी रहेंगी। हमारा आदर्श नागरिक अब आच्छादक नहीं रहा। तो सिर्फ इनपुट के नियमों को बदलने से फंक्शन का आधा चरित्र ही बदल गया। बिल्कुल। ये एक ही फंक्शन, एक ही फॉर्मूला, लेकिन नतीजा बिल्कुल अलग। ये गणित में संदर्भ की ताकत को दिखाता है। बिल्कुल। ये सिर्फ नंबर क्रंचिंग नहीं है, ये नियमों और संरचना को समझने का खेल है। चलिए इसी आइडिया को आगे बढ़ाते हैं और दूसरी केस फाइल देखते हैं, जो है f(x) = x²। स्रोत यहाँ हमें 3 अलग अलग इलाकों में इसकी जांच करने को कहता है, जो इस तुलना को और भी गहरा बनाता है। हाँ, ये एक क्लासिक उदाहरण है जो दिखाता है कि हालात कैसे मायने रखते हैं। पहला केस है fn to n, यानी प्राकृत संख्याओं की दुनिया से प्राकृत संख्याओं की दुनिया तक। ठीक है। प्राकृत संख्याएं पॉजिटिव होती हैं। 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है, कभी भी क्लैश नहीं होगा, तो ये एकाएकी है। सही पकड़ा। लेकिन क्या ये आच्छादक है? क्या हर प्राकृत संख्या किसी न किसी का वर्ग है? क्या हम आउटपुट में 2 पा सकते हैं या 3? नहीं,
उसके लिए हमें √2 या √3 को इनपुट करना होगा, जो प्राकृत संख्याएं नहीं हैं। सही। हमारे आउटपुट सिर्फ 1, 4, 9, 16 जैसी परफेक्ट स्क्वायर संख्याएं ही होंगी। इसका मतलब है कि सेड डोमेन n में 2, 3, 5, 6 जैसी अनगिनत संख्याएं अछूती रह जाएंगी। तो ये एकाकी है, पर आच्छादक नहीं है। बहुत बढ़िया। अब दूसरा सीन देखते हैं। इलाका बदलकर Z से Z कर दिया गया है, यानी पूर्णांक से पूर्णांक तक। अब खेल में नेगेटिव नंबर भी आ गए हैं। अच्छा, अब बताइए, क्या ये एकाकी है? एक मिनट, अब तो गड़बड़ है। f(2) का मान 4 है और अरे हाँ, f(-2) का मान भी 4 है। बिंगो! यहाँ दो अलग अलग इनपुट -2 और 2 हमें एक ही आउटपुट 4 पर ले जा रहे हैं। यह तो एकाकी होने के नियम का सीधा सीधा उल्लंघन है। जैसे ही नेगेटिव नंबर्स को इजाजत मिली, x² की सिमेट्री ने उसका एकाकी वाला गुण छीन लिया। अब यह 1-to-1 नहीं रहा। और आच्छादक का क्या? क्या अब स्थिति बेहतर हुई? क्या लगता है? मुझे नहीं लगता, बल्कि वैसी ही है। किसी भी पूर्णांक का वर्ग हमेशा पॉजिटिव या शून्य ही होगा। हम आउटपुट में कभी भी -1, -2 या कोई भी नेगेटिव पूर्णांक नहीं पा सकते। तो यह ना तो एकाकी है, और ना ही आच्छादक। और अगर हम इलाका और बड़ा कर दें, R मतलब वास्तविक संख्याओं तक, तब भी कहानी वही रहती है। f(1.5) और f(-1.5) दोनों 2.25 होते हैं, इसलिए एकाकी नहीं है। और आउटपुट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए आच्छादक भी नहीं है। ये तो कमाल है। एक ही फॉर्मूला x² 3 अलग अलग व्यवहार दिखाता है। बिल्कुल। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किन संख्याओं को खेलने की इजाजत दे रहे हैं, और यह x² और x³ के बीच के अंतर को और भी मजेदार बनाता है। अच्छा, x³ का भी जिक्र है। हाँ, अगर हम इसे Z to Z मतलब पूर्णांकों पर देखें, तो क्या होता है? x² की तरह क्या ये भी एकाकी नहीं होगा? सोचते हैं। f(2) तो 8 है और f(-2) वो -8 है। ये बराबर नहीं है। नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव ही रहता है। इसका मतलब है कि अलग अलग इनपुट हमेशा अलग अलग आउटपुट ही देंगे। तो x³ पूर्णांकों पर एकाकी है। देखा, x² की सिमेट्री जो उसे धोखा दे रही थी, वो x3 के पास नहीं है। लेकिन क्या ये आच्छादक है? क्या हम पूर्णांकों की दुनिया में आउटपुट के तौर पर 2 या 3 पा सकते हैं? नहीं, उसके लिए हमें क्यूब रूट लेना होगा, जो पूर्णांक नहीं होगा। सही। आउटपुट तो सिर्फ -8, -1, 0, 1, 8, 27 जैसे परफेक्ट क्यूब ही होंगे। तो ये एकाकी तो है, हाँ, पर आच्छादक नहीं है। गणित की छोटी छोटी बारीकियां कितने बड़े नतीजे बदल देती हैं। बिल्कुल। अब तक हमने ऐसे फंक्शंस देखे जो इनपुट को फैलाते या मैप करते हैं। पर क्या हो अगर कोई फंक्शन स्वभाव से ही चीजों को एक साथ चिपका देता हो? मतलब कई इनपुट्स को एक ही आउटपुट पर खींचता हो। यहीं पर स्रूत के अगले कुछ उदाहरण, जैसे महत्तम पूर्णांक फंक्शन, दिलचस्प हो जाते हैं। हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f(x) = x ये किसी भी नंबर को उसके सबसे करीबी छोटे या बराबर इंटीजर पर गिरा देता है। जी। जैसे 2.1 भी 2 है, 2.5 भी 2 है और 2.99 भी 2 है। इसके बारे में तो सोचते ही पता चल रहा है कि ये एकाकी नहीं हो सकता। साफ तौर पर नहीं हो सकता। 2 और 3 के बीच की सभी अनंत वास्तविक संख्याएं एक ही आउटपुट 2 पर सिमट जाती हैं। यह एकाकी होने के विचार के बिल्कुल खिलाफ है। और आच्छादक? आच्छादक होने का तो सवाल ही नहीं उठता। आउटपुट हमेशा एक इंटीजर ही होगा। आप कभी भी 2.5 जैसा आउटपुट नहीं पा सकते, जबकि आपका सहडोमेन सभी वास्तविक संख्याएं हैं। सही है। इसी तरह का मामला मापांक फंक्शन यानी मॉडुलस फंक्शन f(x) = x का भी है। ये भी x² की तरह f(-3) और f(3) दोनों को 3 पर भेज देता है। तो ये एकाकी नहीं है और आउटपुट कभी नेगेटिव नहीं होता, तो आच्छादक भी नहीं है। और फिर आता है चिह्न फंक्शन या सिग्नम फंक्शन। ये तो और भी ज्यादा एक्सट्रीम है। ये बस ये देखता है कि नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0। अच्छा। सारी पॉजिटिव संख्याओं का आउटपुट 1, सारी नेगेटिव का -1 और 0 का 0। तो ये तो एकाकी होने से मीलों दूर है। अनंत पॉजिटिव नंबर्स एक ही आउटपुट 1 पर जाकर ढेर हो जाते हैं। बिल्कुल। और आच्छादक भी नहीं हो सकता, क्योंकि आउटपुट सिर्फ 3 ही हो सकते हैं, -1, 0 और 1।
बाकी पूरी रियल नंबर लाइन खाली पड़ी है। ये फंक्शंस हमें दिखाते हैं कि कुछ फंक्शंस की बनावट ही ऐसी होती है कि वे जानकारी को कम करते हैं, वे लॉसी होते हैं। आप आउटपुट जैसे 1 को देखकर ये नहीं बता सकती कि इनपुट 5 था या 500। अब तक हम अनंत समुच्चयों यानी इन्फिनिट सेट्स के साथ काम कर रहे थे, जो थोड़ा अमूर्त लग सकता है। हाँ, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। चलिए इस आइडिया को एक माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखते हैं। स्रोत का छठा सवाल हमें एक बहुत ही छोटा और सीमित केस देता है। सेट ए है 1, 2, 3 और सेट बी है 4, 5, 6, 7। अच्छा, मतलब एक की कुर्सी 4 है, 2 की 5 है और 3 की 6 है। अब यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है, बस सीधी मैपिंग है। क्या यह एक ही है? हाँ, यहाँ तो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। 3 अलग-अलग इनपुट हैं, 1, 2, 3, और तीनों के आउटपुट 4, 5, 6 भी अलग-अलग हैं। कोई भी दो लोग एक ही कुर्सी पर नहीं बैठे हैं, तो ये एक ही है। बिल्कुल। लेकिन क्या यह आच्छादक है? क्या सेट बी की हर कुर्सी पर कोई बैठा है? नहीं, बी में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है 7, वो बेचारा अकेला रह गया। उस तक पहुंचने के लिए ए में कोई इनपुट ही नहीं है, मतलब एक कुर्सी खाली है। तो यह फंक्शन एकाकी तो है, पर आच्छादक नहीं है। हाँ, और यह छोटा सा उदाहरण इन सभी आइडियाज को क्रिस्टल क्लियर कर देता है। यह हमें दिखाता है कि ये गुण सिर्फ फॉर्मूले पर नहीं, बल्कि डोमेन और सह डोमेन के आकार और उनकी मैपिंग पर भी निर्भर करते हैं। तो इस पूरी जासूसी का सार क्या निकला? आज हमने स्रोत के इन अलग-अलग केस स्टडीज के जरिए देखा कि एक फंक्शन क्या है और क्या कर सकता है। ये सिर्फ उसके fx वाले फॉर्मूले से तय नहीं होता। सही। ये इस बात से तय होता है कि आप उसे किस मैदान पर और किन नियमों के साथ खेलने दे रहे हैं। बिल्कुल। गणित सिर्फ सही जवाब निकालने के बारे में नहीं है, बल्कि ये समझने के बारे में है कि नियम और शर्तें कैसे पूरे सिस्टम को नियंत्रित करती हैं। डोमेन को R से N में बदलना सिर्फ एक छोटा सा बदलाव लगता है, लेकिन हमने देखा कि यह फंक्शन के व्यवहार को पूरी तरह से बदल सकता है। यह हमें सिखाता है कि किसी भी समस्या को देखते समय उसकी सीमाओं और संदर्भ को समझना सबसे जरूरी है। और ये सबक सिर्फ गणित की क्लास तक ही सीमित नहीं है। सही कहा। और अब जब हम इस गहरी पड़ताल के अंत में हैं, तो श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। जरूर। हमने देखा कि जो फंक्शन एकाकी और आच्छादक दोनों होते हैं, उन्हें गणित में बाइजेक्शन कहा जाता है। वे एक आदर्श एक से एक संगति होते हैं। हर इनपुट के लिए ठीक एक यूनिक आउटपुट और हर आउटपुट के लिए ठीक एक यूनिक इनपुट। एक परफेक्ट मैचिंग। हाँ, एक परफेक्ट मैचिंग। तो सवाल ये है कि गणित से बाहर हमारी असली दुनिया में हम ऐसी परफेक्ट मैचिंग कहाँ देखते हैं, या कहाँ हम ऐसी मैचिंग बनाने की कोशिश करते हैं।